हजारों करोड़ का माल जाता है यहाँ से विदेशों में। सोना है ये सोना। इज्जत करते हैं लोग आपकी, इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। और डर की यही दिक्कत है कि कभी भी खत्म हो सकता है। हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कहानी है एक मिडिल क्लास आयरिश अमेरिकन फैमिली के जिमी कूनन की। जिमी कूनन का जन्म 21 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसके फादर जॉन कूनन एक अकाउंटेंट थे जो कि टैक्स ऑफिस में काम करते थे। जिमी बचपन से ही लोगों से मारपीट करता था, लेकिन क्राइम की दुनिया में उसकी एंट्री अपने परिवार के लिए हुई। जब जिमी कूनन अपने टीनेज में था, तभी उसके पिता जॉन कूनन को मिकी स्पिलेन नाम के एक मॉबस्टर ने किडनैप कर लिया और उन्हें खूब मारा, और ऐसे ही उनकी मौत हो जाती है। जिमी कूनन पर उसके पिता की मौत का गहरा असर पड़ता है। वो मन बना लेता है कि अब वो स्पिलेन से अपने पिता के साथ हुए इस अत्याचार का बदला लेगा, और जरूर लेगा। कूनन अपनी एक गैंग बनाने लगा और वो एरिया में अपनी पहचान भी बनाने लगा। लेकिन इसी बीच 1960 में कूनन को लोकल क्राइम के चलते 10 साल की जेल हो जाती है। जेल में रहकर कूनन बहुत कुछ सीखता है। वहाँ रहते हुए वो एक शक्तिशाली और स्मार्ट क्रिमिनल में बदल जाता है। उसने इरादा बना लिया था कि अब वो मिकी स्पिलेन के हेल्स किचन रैकेट्स को टेक ओवर करके मिकी स्पिलेन से बदला लेगा। जेल से निकलते ही कूनन ने अपने आदमियों के साथ 10th एवेन्यू के 596 क्लब को टेक ओवर कर लिया। अब उस जगह को वो और उसके आदमी हेडक्वार्टर की तरह यूज करने लगे। 596 क्लब के पास ही एक व्हाइट हाउस था जो कि मिकी स्पिलेन का स्पेस था। कूनन ने सबसे पहले मिकी स्पिलेन के आदमियों को अपनी टीम में करना शुरू कर दिया, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट था एडी कॉमस्की। एडी कॉमस्की की एक खासियत थी कि वो किसी भी डेड बॉडी को बड़ी आसानी से छुपा देता था। वो बॉडी के टुकड़े कर कर उन्हें प्लास्टिक बैग में भर देता था और उन्हें ईस्ट रिवर में डाल देता था, जिससे कि क्राइम विक्टिम्स का पता नहीं चल पाता था। जिमी ने एडी कॉमस्की की वैल्यू को समझा, क्योंकि उस समय डीएनए जांच नहीं होती थी, इसलिए जब तक किसी की डेड बॉडी नहीं मिलती थी तब तक कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती थी। जिमी कूनन को पता था कि एडी कॉमस्की उसके लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। वो एडी कॉमस्की को अपने साथ जोड़ लेता है, जिसकी शुरुआत वो हेल्स किचन के एक गैंगस्टर पैटी डुगन की हत्या कर करता है, और यहीं से दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। और देखते ही देखते ये वायलेंस बढ़ता गया। लेकिन 1977 में एडी कॉमस्की की हत्या कर दी जाती है। उसकी हत्या के बाद जिमी कूनन अब एक ऐसे इंसान की तलाश में था जो कॉमस्की की तरह ही उसका हमेशा साथ दे। इसके लिए वो मिकी फेदरस्टोन को चुनता है, जो कि एक क्रेजी हेड इंसान होता है। वो पुलिस, गैंगस्टर, किसी से भी नहीं डरता और हमेशा रिस्क लेने को रेडी रहता है। जिमी कूनन फेदरस्टोन के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम अपनी लाइफ को रिस्क में डाल ही रहे हो तो इसको अपने एडवांटेज के लिए यूज करो, जिससे कि तुम्हारा भी बेनिफिट हो सके। जिमी कूनन की ये बात वो मान लेता है। इस तरह से जिमी कूनन फेदरस्टोन को अपनी गैंग में शामिल कर लेता है और वो जिमी का राइट हैंड बन जाता है। वो हेल्स किचन के बेस्टीज का फेस बन जाता है। फेदरस्टोन के साथ की वजह से जिमी कूनन ने वेस्ट साइड को टेक ओवर करने के लिए अपना मूव रखा और एक एक करके वो अपने रास्ते में आने वाले सभी दुश्मनों को मारता गया। इसी तरह एक साल के अंदर ही उसने अपने सबसे मेन राइवल मिकी स्पिलेन की भी हत्या कर दी। अब जिमी कूनन हेल्स किचन में आयरिश मॉब का बॉस बन गया था, लेकिन इससे उसका मन नहीं भरा था। उसे अब कुछ और भी करना था, जिसके लिए उसने ब्रुकलिन के माफिया ग्रुप के साथ अपने संबंध बनाने शुरू कर दिए। कूनन ने गैम्बिनो फैमिली के साथ अलायंस बनाया और सभी इटालियंस के साथ सोशलाइज होना उसने शुरू कर दिया। इसी तरह से एक आदमी रूबी स्टीन की नजर कूनन पर पड़ती है। रूबी स्टीन को लोन शार्क टू द स्टार्स की तरह जाना जाता था। उसने जिमी कूनन को अपने सबसे करीबी लोगों में शामिल कर लिया। कूनन के लिए न्यूयॉर्क सिटी के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में अपनी पहचान बनाने के लिए एक अच्छा मौका था। दोनों ने कुछ साल मिलकर काम किया, लेकिन अब जिमी कूनन और उसके आदमियों ने रूबी स्टीन से अच्छा खासा कर्जा ले लिया था।
जिसे बचने के लिए अब जिमी कूनन ने रूबी स्टेन को ही मारने का प्लान बनाया। 1977 में वो रूबी स्टेन को अपने 596 क्लब में ले जाता है और वहीं पर अपने आदमियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर देता है। इस हत्या में उसके साथ ब्रुकलिन के गैम्बिनो फैमिली के कुछ माफियाज भी मौजूद थे। जैसा कि उसने एडी कॉमिस्की से सीखा था, वो उसी तरह रूबी स्टेन की बॉडी पार्ट्स को काटकर प्लास्टिक बैग्स में डालकर उन्हें नदी में फेंक देता है। लेकिन रूबी स्टेन के मर्डर में वो एक गलती कर देता है। जब उसकी बॉडी को काटकर नदी में फेंकते हैं तो रूबी के नीचे का शरीर क्वींस ऑफ रॉकवेल बीच के तट पर आ जाता है। पुलिस उस टॉर्सो को देख के ये पता लगाने में लग जाती है कि आखिर ये किसका शरीर है। कुछ समय बाद उन्हें एपेंडिसाइटिस ऑपरेशन की वजह से पता चलता है कि ये रूबी की डेड बॉडी है, लेकिन पुलिस इस मर्डर को वेस्टीज के साथ ऑफिशियली लिंक नहीं कर पा रही थी। लेकिन पुलिस अकेली नहीं थी जो इस हत्या के पीछे का राज जानना चाहती थी। उस समय का माफिया बॉस पॉल कैस्टेलानो जिमी कूनन के साथ बैठ के बात करना चाहता था, लेकिन जिमी कूनन को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस बातचीत से एक नया रिश्ता बनेगा या उसके मर्डर की ये कोई साजिश है। तो उसने प्लान बनाया कि जब वो पॉल कैस्टेलानो से मिलने जाएगा तो वेस्टीज के कुछ आदमी बाहर खड़े रहेंगे और अगर उसे अपनी जान पर खतरा महसूस हुआ तो वो उन्हें कॉल करेगा। वेस्टीज अंदर आकर सब पर गोली चलाने लगेंगे। लेकिन मीटिंग के दौरान माफिया और वेस्टीज में एक अच्छा खासा समझौता हुआ। इसी बीच जिमी कूनन फेदरस्टोन के साथ मिलके वाइटी नाम के एक माफिया को एक क्लब के रेस्टरूम में मार देता है और उसके पैसे निकाल लेता है ताकि ये एक चोरी लगे। वो उसकी बॉडी को वहीं पर छोड़ देता है, जिससे कि उसने अपने खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे एविडेंस छोड़ दिए थे। पुलिस इस मर्डर की जांच करती है और जिमी कूनन और फेदरस्टोन को 5 साल की जेल हो जाती है। जेल में थे तब भी बाहर चीजें नॉर्मल चल रही थी, क्योंकि अब जिमी कूनन की जगह उसकी वाइफ एडना काम संभाल रही थी। उसके साथ ही फेदरस्टोन की वाइफ भी काम देख रही थी। लेकिन दोनों के थॉट्स मैच नहीं होने की वजह से दोनों में हर समय आर्ग्यूमेंट्स होने लगे थे। जब ये बात फेदरस्टोन को पता चली तो उसने डिसाइड किया कि जेल से रिहा होते ही वो अपनी एक अलग गैंग बना लेगा और अब जिमी कूनन के लिए काम नहीं करेगा। उसने ऐसा ही किया। जब वो जेल से रिहा हुआ तो उसने वेस्टीज को छोड़ के खुद के लिए काम करना शुरू कर दिया। ये बात वेस्टीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और उन्होंने जिमी कूनन से कहा कि वो फेदरस्टोन को निकालने की बात करे। लेकिन जिमी कूनन जानता था कि अगर उसने ऐसे ही फेदरस्टोन को निकाल दिया तो बहुत बड़ी वॉर हो जाएगी, इसलिए उसने उसे क्रिमिनल केस में फंसा दिया और उसे जेल हो गई। जिसके बाद फेदरस्टोन ने भी जेल में जाकर वेस्टीज के साथ धोखा किया और पुलिस के साथ मिल गया। उसने पुलिस को जिमी कूनन और वेस्टीज के बारे में सब कुछ बता दिया जो भी वो जानता था। जिसके बाद पुलिस जिमी कूनन के साथ साथ सभी माफियाज और वेस्टीज के हर एक आदमी को पकड़ने लगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट ने जिमी कूनन को 75 इयर्स की सजा सुना दी और इस तरह उसके माफिया वर्ल्ड का अंत हो गया। और ऐसे ही एक बड़े माफिया की कहानी पर इंस्पायर्ड होगी आने वाली फिल्म KGF 3 भी। दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और आप सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, सिनेमा में दिलचस्पी रखते हैं, तो भाई इंतजार किस बात का है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। नमस्कार।